अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जीप ऊंचे नीचे रास्ते पर उछलती कूदती तेजी से चलती चली जा रही थी। उमर की आंखें तेजी से आसपास का जायजा ले रही थीं। चांदनी रात थी, इसलिए हर चीज साफ नजर आ रही थी। हम सुनसान इलाके से गुजर रहे थे। किसी को कुछ नहीं मालूम था कि हम किस तरफ निकल आए हैं। अचानक नुमान ने गाड़ी के शोर में पहली दफा चुप्पी तोड़ी। उमर, हम किस तरफ चले आए हैं? बोर्ड तो किसी नजदीक इलाके का नजर आ रहा था, मगर यहां तो लगभग हम 5 किलोमीटर तक अंदर आ गए, मगर किसी इलाके का नामो निशान नहीं है। मैंने सख्ती से होठ भींचे। वाकई नुमान की बात में वजन था। जब हम फोर्ट से चले थे, रात के 8 या 9 का वक्त था। हमने मोटरवे छोड़कर जीटी रोड का रास्ता लिया था, मगर कृष्णपुर से जब हम शहर की तरफ मुड़े तो जावेद ने कहा कि यहाँ करीब ही मेरे दोस्त का घर है, आओ उसके गांव में होकर चलते हैं। अब वो खुद खामोश बैठा था। मैंने साथ बैठी शाजिया की तरफ देखा, जो चुपचाप बुत बनी विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। मैं भी चुप हो गया और गाड़ी फिर आगे बढ़ा दी। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली होगी कि अचानक शाजिया बोली, गाड़ी रोको। मैंने ब्रेक लगाई और बनावटी गुस्से से देखा, लेकिन वो बिल्कुल सीरियस थी। कहने लगी, वो देखो सामने झुंड के पास हवेली है। मैंने उस तरफ देखा, साफ नजर आ रहा था। मैंने उसी तरफ गाड़ी को रिवर्स किया तो लाइट्स सामने की तरफ लगीं। कुछ मीनार से नजर आ रहे थे, बाकी पेड़ों में छुपा हुआ था। उमर यार, वापस चलो, ऐसे ही वक्त बर्बाद कर रहे हो। तो फिर मैंने उनसे कहा कि यार चलो जरा इस हवेली को भी देखते चलें। आओ, रास्ता तंग ही सही, चलो यहां से तो चलो। मैंने गाड़ी का गेट खोला, नीचे उतरा। मेरे साथ बाकी भी नीचे उतर आए। अब हमें सामने एक इमारत और उससे कुछ फासले पर एक बस्ती के साए नजर आ रहे थे। मैंने कहा, आओ देखते हैं बस्ती किन लोगों की है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। सबने ऐसे सर हिलाया जैसे कह रहे हूं, तुम्हारी जैसी मर्जी। हम चल पड़े। कहने को यह गांव किसी भी शहर से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि पक्के मकान और लोगों की संख्या हजारों तक थी। वैसे ये छोटा सा शहर नुमा गांव था। एक बाजार में से गुजरने के बाद मैंने गाड़ी मोड़ी और कुछ सोचते हुए बस्ती से बाहर मौजूद इमारत की तरफ बढ़ने लगा। मेरे ऐसा करने पर सब हैरान हो रहे थे। मैंने उस इमारत के पास पहुंचकर उसके आसपास चक्कर लगाकर उसका गेट तलाश किया और गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। मैं अब तक अपनी मर्जी कर रहा था, बाकी सब खामोश थे, मगर अब पहली बार शाजिया ने मेरा विरोध किया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? बस्ती चलो, हमें घर जाना है, तुम पता नहीं कहां ले आए हो। सबने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया, मगर मैं उनकी परवाह किए बगैर गाड़ी से नीचे उतरा, गेट के पास आया, इमारत का जायजा लिया। इमारत क्या थी? एक पूरा महल था, 4 मीनार थे और गेट खुला हुआ था। मैंने वापस गाड़ी में बैठकर सीट संभाली और गाड़ी अंदर ले जाकर खड़ी कर दी। सबको नीचे उतरने को कहा। मेरा ख्याल था कि हम रात गुजारने के बाद सुबह वापस चले जाएंगे। मैंने अपना ख्याल सबको बताया और कहा कि अब तुम सब आराम कर लो। शाजिया ने मेरी तरफ घूर कर देखा। आपको अब भी आराम नहीं? मैंने मुस्कुराकर देखा और उसके पास चला आया। मेरी जान, मैं पहरा दे रहा हूं। अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया और सर मेरे कंधे पर टिकाकर बोली, मुझे डर लगता है। मैं मुस्कुरा दिया। अचानक जावेद सामने आ गया और खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये हीर रांझे ने कौन सी जगह ढूंढ ली है इश्क लड़ाने के लिए। सब थके हुए थे, लेटते ही सो गए। बीच में आग जल रही थी। मैं यूं ही वक्त गुजारने के लिए उठा और टहलते टहलते हवेली से एक तरफ आया। शायद ये कभी भाग रहा होगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो एकदम चौंक पड़ा,
क्योंकि ये कोई कब्रिस्तान था। मैं आगे बढ़ा। टॉर्च वैसे ही मेरे हाथ में थी। मैं बरामदे से लगे कमरे के साथ खड़ा था। मैंने दरवाजे पर रोशनी डाली। दरवाज़ा ज़रा सा खुला था और अंदर बहुत बड़ा हॉल था। बड़े बड़े खंभे थे। मैंने एक खंभे पर बेख्याली में हाथ रखा। हॉल में रोशनी डाली तो अंदर एक और कमरा नजर आया। इसमें रोशनी डाली तो वो भी पिछले हॉल की तरह था, मगर इसमें खंभे नहीं थे। और ये क्या, कमरे के बीचों बीच एक तख्त था और उस पर एक ताबूत रखा था। मैंने बेख्याली में नजर घड़ी पर डाली तो 1 बज रहा था। तो मतलब पिछले अंदाजे गलत थे। खैर, मैं धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा और उस पर रोशनी डाली। उस पर कुछ लिखा था। मैंने हाथ फेरकर उसे साफ किया और पढ़ने लगा। ये बिल्कुल हमारी ज़बान थी। शैतान मरने के बाद फिर जिंदा हो जाता है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। कोई इंसान इसे ना छुए। ये चांद रात को जिंदा होने की कोशिश करता है, मगर जब तक कोई इंसान इसे खुद ना छुए, ये कभी आज़ाद नहीं होगा। अगर आज़ाद हो गया तो जो निकाले वो खुद मारे, नहीं तो इंसान मरेंगे। तूफान आएंगे और तूफान का आना शैतान का आना है। मैंने लिखावट पढ़कर ताज्जुब से सर हिलाया और वापस आ गया। सब कुछ वैसे ही था, सब कुछ वैसे ही था। आग जल रही थी। बेख्याली में मेरी नज़र शाजिया पर पड़ी तो वो जाग रही थी। दीवार से टेक लगाकर शायद मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी आहट पर चौंक पड़ी, फिर मुस्कुरा दी। मैं उसके पास बैठ गया, मगर मेरा दिल परेशान था। मैं उसके पास बैठा ही था कि उसने प्यार से अपना सर मेरे सीने पर रख दिया, आंखें बंद कर दी। अचानक पेड़ों पर परिंदे शोर मचाने लगे। पहले धीरे धीरे हवा चली, फिर ये हवा तेज आंधी में बदल गई। हर चीज कांपने लगी, लरजने लगी। शाजिया ने डर के मारे अपने मुंह को मेरी जैकेट में छिपा लिया। जावेद और लुकमान भी तेजी से हमारे पास आ गए। ड्रैकुला शैतान जाग चुका था। हम चारों एक जगह इकट्ठे हो चुके थे और ये वही जगह थी, बड़े हॉल वाली। अचानक एक तरफ से रोशनी उठी और रोशनी के सामने कोई आ खड़ा हो गया। जी हाँ, बिल्कुल फिल्मों वाले ड्रैकुला की तरह। पीछे से जैसे कोई उस पर रोशनी डाल रहा था और आगे वो इत्मीनान से खड़ा शैतानी मुस्कुराहट से हमें देख रहा था। हमने घबराकर एक दूसरे को थाम लिया। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी। शाजिया का बुरा हाल था। उसने ऐसे मुझे पकड़ रखा था जैसे मैं उसे छोड़कर भाग जाऊंगा। उसने हमें देखते ही हाथ हवा में ऊंचा किया और जोर से हंसा। ऐसे लगा जैसे पूरा घर हिल गया हो। मैं बरसों बरस से जी रहा हूं, क्योंकि मुझे मौत नहीं आती, लेकिन फिर भी कोई न कोई मुझे कैद कर ही देता है और फिर मैं जिंदा हो जाता हूं, आजाद हो जाता हूं। मुझे जैसे ही कोई इंसान छुए, मैं दोबारा मर जाता हूं। मुझे मारने के लिए कैद ना करो, मुझे मार दो और फूलों में कैद कर दो, लेकिन तुम इंसान हो, हा 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 हा। मार नहीं सकोगे, फूल नहीं लाओगे। मेरा जहन उसकी हर बात को समझ रहा था। शाजिया बेहोश हो चुकी थी। अचानक उसने जावेद और नुमान की तरफ देखा। वो दोनों भाग खड़े हुए। मैंने शाजिया को कंधे पर उठाया और दूसरे गेट से बाहर आ गया। अचानक सब रुक गए। जावेद और नुमान भी एक तरफ खड़े हाँफ रहे थे। मैंने जल्दी से शाजिया को एक तरफ लिटाया। नुमान को कहा कि वो पवित्र फूल इकट्ठा करे। जावेद से कहा कि वो एक प्याला खून मुझे दे। मैं जान गया था कि उस शैतान को ख़त्म करने का यही एक तरीक़ा था, क्योंकि अगर उसे बंद भी कर दिया जाता तो फिर किसी इंसान की गलती से वो दोबारा ज़िंदा हो सकता था। हम छिपे हुए थे, लेकिन वो शैतान था और हम ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकते थे। मेरे देखते ही देखते जावेद ने अपने बाजू को खंजर से इतना बड़ा चीर दिया कि खून टप टप
करके प्याला भरने लगा। मैंने खून ले लिया, जावेद को शाजिया के पास छोड़ा, नुमान को साथ लिया, हॉल में आ गया और नुमान को बताया कि हमें फूलों के अंदर ही रहना है। फूलों से एक दायरा बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे, फिर तुम और मैं उसी के अंदर रहेंगे। वो तुम्हें अपनी तरफ बुलाएगा और तुम्हें उसकी तरफ देखना भी नहीं है। ये सब नज़र का धोखा होगा। इसके बाद मैंने फूल पर पवित्र मंत्र पढ़ा और फूल को खून में डुबोकर निकाल लिया। फिर मैं हॉल में आया और उस जगह जहाँ ताबूत था वहाँ आ गया। मैंने ताबूत के पास प्याला रख लिया। आज या तो मुझे ख़त्म होना था या ये बुराई ख़त्म हो जानी थी, वो शैतान ख़त्म हो जाना था। इस तरह मैंने एक दायरा बनाया, एक गोला बनाया और उस पर फूलों की पत्तियां बिखेर दीं। अब हम दोनों फूलों के दायरे के अंदर मौजूद थे। नुमान कहने लगा, उमर, हम तुम्हारी वजह से फंस गए हैं। मैंने उसे समझाया कि इस वक्त ये बातें ठीक नहीं। जो मैं कह रहा हूँ अब वो करो। वो तुम्हें अपनी तरफ बुलाएगा, मगर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना तुम भी उसका शिकार हो जाओगे। लगभग आधे घंटे बाद वो आया, लंबा, तड़ंगा, बिखरे बाल, दांत लंबे, लाल आंखें, हाथ खून से लुथड़े हुए, मुंह पर भी खून लगा हुआ था, जैसे खून चाट रहा हो। जैसे ही ताबूत के पास गया, प्याले पर नजर पड़ते ही तेजी से उठाया। उसमें खून देखकर मुस्कुराया और एक ही घूंट में पी गया। अचानक उसने हवा में सूंघा। नुमान ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, सब्र करो, अब सब्र ही हमें बचा सकता है। उसने इधर उधर देखा और नजर हम पर पड़ गई। अचानक चौंका, फिर जोर से ठहाका लगाया और हमारी तरफ बढ़ा। बड़े आराम से चलते हुए करीब आया और गुस्से में जमीन पर पांव मारा। फिर चीखने लगा, डराने लगा। फिर अचानक ही जोर से घूमा और चमगादड़ का रूप धार लिया। चमगादड़ तेजी से हवा में ऊंचा हुआ और हमारी तरफ बढ़ा। ये देखकर नुमान दायरे से भागने लगा कि अब वो गोले में आएगा। मैंने तेजी से नुमान को पकड़ लिया, क्योंकि चमगादड़ दायरे यानी गोले की हद में आकर वापस चला गया था। अब वो फिर अपनी असली हालत में आ गया और मुंह से झाग उड़ाने लगा। अचानक उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और फिर अचानक घूमा तो मुझे जोर से झटका लगा, क्योंकि अब वहां एक बहुत ही मासूम और खूबसूरत लड़की खड़ी थी और उसकी आंखों में दुनिया जहान की मोहब्बत और नशा था। और वो ऐसे ड्रेस में थी जिससे आम इंसान के होश उड़ जाएं। उसने हाथ ऊपर उठाए और वो हमें बुला रही थी। नुमान ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे नजरें नीची रखने को कहा और खुद भी ऐसा किया। मेरा मानना था कि अब तक उस फूल को जो मैंने खून में मिलाया था और ड्रैकुला ने पिया था, उसे असर कर जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर नुमान ने वही गलती कर दी जो मैंने मना की थी। उसने जैसे ही दोबारा उसकी आंखों की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। अब उसने धीरे से उसकी तरफ कदम उठाया ही था कि मुझे गड़बड़ का एहसास हो गया। मैंने उसे रोक लिया, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आगे बढ़ चुकी थी। नुमान जिद कर रहा था, चीख रहा था। वो भी उसे उसी तरह बुला रही थी। जल्दी आओ, मैं मर जाऊंगी। अचानक वो चकराने लगी और चकराते ही गिर गई। उसके गिरते ही नुमान भी रुक गया और वो अपनी असली हालत ड्रैकुला में वापस आ गया। धीरे से हवा में उठा। मैंने तेजी से कुछ फूल उठाए और उसे दे मारे। फूल लगते ही उसने मुड़कर गुस्से से मुझे देखा, लेकिन तेजी से ताबूत में गिर गया। मैंने कुछ देर के बाद फूल उठाए और धीरे धीरे ताबूत की तरफ बढ़ा। नज़दीक जाकर देखा, वो लेटा हुआ था। मैंने सारे फूल उस पर फेंक दिए। इस वक्त दूर से कहीं चीख की आवाज़ आई। चीख इतनी भयानक थी कि हम दोनों घबरा गए। सुबह हो रही थी और फिर एक हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया। ड्रैकुला का जिस्म मिट्टी बनने लगा और वो मिट्टी की तरह ढेर हो गया। ताबूत भी एकदम से पुराना हो गया और उसके सरहाने कुछ लिखा हुआ था, वेनफर विक्टर 1803। मतलब
یہ اتنا پرانا تھا اور اب 2022 میں بھی زندہ تھا۔ اچانک ایک طرف سے چھت کا بیم بیٹھ گیا۔ نعمان نے چیخ کر کہا، عمر بھاگو، حویلی گر رہی ہے۔ ہم بھاگ کر باہر نکلے تو ہلکی ہلکی صبح کی روشنی تھی۔ حویلی میں زلزلہ آیا ہوا تھا، ہر چیز گر کر تباہ ہو رہی تھی۔ ہم وہاں پہنچے جہاں جاوید اور شازیہ تھے۔ میں نے شازیہ کو اٹھایا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ گاڑی کے پاس آ کر سب سے پہلے شازیہ کو ڈالا، پھر جاوید اور نعمان بیٹھے۔ میں نے اسٹیئرنگ سنبھالی اور ریورس میں ڈال کر تیزی سے بھگائی۔ اسی لمحے جب گاڑی وہاں سے ہٹی تھی، بہت بڑا ڈھیر کا ملبہ آ کر گرا۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو ہم گاڑی سمیت ملبے میں دب جاتے۔ خیر بہت دور آ کر جب مڑ کر دیکھا تو دھول مٹی تھی، جیسے قیامت کی رات ختم ہو گئی۔ شیطان 2 صدیوں کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ اب گاڑی جاوید چلا رہا تھا اور نعمان اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ میں پچھلی سیٹ پر، اور شازیہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ ایک نئی صبح چمک رہی تھی، زندگی مہک رہی تھی۔ نعمان نے مجھ سے پوچھا، آخر وہ اتنے بھیس کیسے بدل لیتا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ اس میں شیطان آیا ہوا تھا اور شیطان ہر حلیے میں بدل سکتا ہے، اس لیے اس ڈریکولا کی آتما کو اتنی شکتی مل گئی تھی۔ اور ایک دفعہ پھر ہم اپنے سفر کو وہیں سے شروع کر رہے تھے جہاں سے اسے ختم کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔